नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबर सीधी से है जहां पर बाणसागर बांध की यूपी कैनाल चुरहट के टीकल खुर्द गांव में टूट गई। पानी के तेज बहाव की वजह से बघेड़ा गांव में एमपी कैनाल भी टूट गई है, जिससे गांव में कैनाल का पानी भर गया है। वहीं जल संसाधन विभाग के कैनाल में पानी की सप्लाई बंद कर दी है। विभाग ने एक साथ दोनों नहर टूटने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं कैनाल टूटने की खबर मिलते ही जिम्मेदार अधिकारी मौके से फरार हो गए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी के बाणसागर बांध के कैनाल की तस्वीरें हैं। एमपी कैनाल और यूपी कैनाल टूट गई है, जिससे गांव में पानी भर गया है और परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों की। उसकी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। उसके बाद एमपी की कैनाल मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आई है। मैं सारी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जो बेहतर से बेहतर आदेश हो सकता है वो देने का प्रयास करूँ। यही नहर है जो सुबह से टूटी हुई है और एक पूरा हिस्सा जो है दूसरी नहर में आके जमा हुआ है। तो ये तमाम जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं नहर से निकला हुआ मलबा है। जो नहर टूटी है उसके बाद जो सेकंड दूसरी नहर जो एमपी को जोड़ती है वो इसके नीचे थी। उस नहर में मैं खड़ा हूँ जो तमाम जो मलबे से है वो भरी पट्टी हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि आगे दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो तमाम जो नहर है तो किस तरीके से फटी हुई है और वहाँ पूरा मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। तो तमाम जो एक हिस्सा दिखाई देता होगा तो इस हिस्से में पूरे मलबा है और मलबे से पूरा ये जो नहर है वो दब चुकी है। और इसके पीछे ही टरनाल दिखाई देता होगा, तो टरनाल के अंदर से ही जो एक यहाँ से हिस्सा है, इस जो नहर है यहाँ की, इस नहर का हिस्सा यहीं से शुरू होता है जो टरनाल के अंदर चला जाता था। वहाँ पास का जो ज्वाइंट था वो ज्वाइंट से अलग हो चुका है। तकरीबन जो जिस तरीके से यहाँ फटा हुआ है नहर जो फट चुकी है पूरी तरीके से, इसमें जो पानी है तो पानी पूरा मलबा में यहाँ तब्दील हो चुका है। तो पानी तो यहाँ कम है लेकिन मलबा यहाँ अभिप्रात मात्रा में आ चुका है। दूसरी नहर भी पूरी तरीके से फट चुकी है। विभागीय अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद थे, लेकिन जब मीडिया कर्मियों को देखे तो यहाँ से भाग निकले हैं। ऐसे में देखना होगा कि आला अधिकारी मामले में क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। देख रहे हैं बाणसागर का कैनाल है जो आज सुबह टूट गया है। यही वो हिस्सा है जहां से पानी रोकने का काम विभागीय अमले द्वारा किया गया है। यह जो पूरा जो कैनाल है, इस कैनाल से उत्तर प्रदेश और बिहार तक यहाँ का मध्य प्रदेश का पानी पहुँचाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से विभागीय अमले द्वारा इसको पानी को रोकने का काम किया गया है, चूँकि आगे से कैनाल टूट चुकी है, तो ये जगह है जहाँ से पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि पानी रोकने के लिए जो विभाग की ओर से जो तमाम सिस्टम लगाए गए हैं वह इतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं कि पानी को ठीक तरीके से रोक सकें। लेकिन जो पानी को डाइवर्ट किया गया है वह ठीक ठाक है, जिस वजह से पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब तक यहाँ देखा जा सकता है कि पानी विभागीय अमले द्वारा रोक दिया गया है, इसके बावजूद भी उस कैनाल में अभी भी पानी जा रहा है। यही कारण है कि इनका जो सिस्टम है वह ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है। इस तमाम मसले को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद थे उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी विभागीय जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में मीडिया के सामने से बचता नजर आ रहा है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। तो नहर तो फूट चुकी है, गांव में पानी भी भर चुका है। हालांकि पानी को डाइवर्ट किया गया है सरकार की तरफ से, और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं वो हम जान लेते हैं। सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं हम कि जो नहर फूटी है उससे गांव में पानी भर गया, लोग परेशान हैं। हालांकि पानी को डाइवर्ट किया गया है और थोड़ी सी राहत की खबर हम इसे कह सकते हैं कि पानी को डाइवर्ट कर दिया है। जितना पानी गांव में भरा है वहीं है और उससे भी निकालने का प्रयास जारी है। और ज़्यादा राहत की बात यह है कि और ज़्यादा पानी अब गांव में नहीं भर रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हो सकता है कि पहले नहर डैमेज हुई हो, इस पर जिम्मेदारों ने कोई ध्यान ना दिया हो और इसका नतीजा ये रहा कि नहर फूट गई है। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि एक बड़ी नहर है जो मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाती है, और ऐसे में इस यूपी की जो कैनाल है उसका अचानक से टूट जाना इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं पहले भी हल्का फुल्का रिसाव होता रहा है पानी का, और उस वक्त जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी उसकी देख रेख की होती है उनकी तरीके से अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से नहीं की गई। यदि समय रहते इस लीकेज को देख लिया होता तो शायद ये परिस्थितियाँ ना बनती, और न इस गलती की वजह से न केवल यूपी कैनाल टूटा है
है, बल्कि यूपी कैनाल जब टूटा और उससे जो तेज बहाव पानी का आया उसने कहीं ना कहीं एमपी की कैनाल को भी अपने चपेट में ले लिया और अब जो है एमपी कैनाल भी टूट गया। तो ये एक बड़ी गंभीर लापरवाही कही जाएगी। हालांकि जो कलेक्टर हैं या फिर जो विभाग के मंत्री हैं वो जरूर इस पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन जो अमला जमीनी स्तर पर तैनात है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि आखिर किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसको की पुनरावृत्ति ना हो, या जो लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का सामना अभी करना पड़ रहा है वो परेशानियां हल की जाएं, तो वो लोग लगता है बखूबी अपना काम नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि जिन लोगों की निचले स्तर पर ड्यूटी थी वो मीडिया कर्मियों को देखकर मौके से भाग गए और जो कैनाल है उससे अभी भी पानी बह रहा है। पानी के अलावा जो मलबा जो है वो बड़ी मात्रा में जो बांध से निकला हुआ है, कैनाल से निकला है, जो आसपास पूरी तरीके से फैल गया है। जिन गाँव में पानी भर गया है वहाँ के लोग भी अभी फिलहाल परेशानियों का सामना करना उनको पड़ रहा है और फिलहाल जब तक वहाँ से पानी नहीं निकल जाता या मलबे की जब तक सफाई नहीं हो जाती इसी तरह की परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी भी भले ही पानी को डाइवर्ट कर दिया गया हो, भले ही पानी को रोक देने की बात कही जा रही हो, लेकिन हल्का लीकेज जो है अभी भी लगातार बांध से कैनाल की तरफ हो रहा है और जिससे कैनाल में अभी भी पानी है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उसको पुख्ता इंतजाम किए जाएं, क्योंकि जब तक पानी पूरी तरीके से रोका नहीं जाएगा तब तक जो सफाई होगी या मलबे की जो सफाई हो तो वो सब संभव नहीं हो सकता। उसके लिए अमले को जो ज़मीनी अमला है उसको थोड़ा सा तेज़ी से काम करना होगा। लेकिन जिस तरीके से कलेक्टर हों या प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए कि पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी और पता किया जाएगा कि आखिर किस लेवल पर ये गलती हुई है। बिल्कुल जरूरी भी है कि आखिर गलती कैसे हुई है और नहर कैसे फूटी, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के नाम पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए 3 और नाम रेस में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा भी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नाम पर पुनर्विचार पार्टी कर रही है। अध्यक्ष पद के लिए 3 और बड़े नाम रेस में शामिल हैं, जिनमें से एक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। इन तीनों नामों पर विचार हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं फोन पर। रवि, रेस में अशोक गहलोत सबसे आगे चल रहे थे, संकेत ये भी थे कि नाम उनका फाइनल है, लेकिन क्या कहेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम है क्या उसका असर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात कल बने थे और उसके बाद से माना जा रहा था कि राजस्थान को लेकर जो घटना घटी है उससे कहीं ना कहीं आलाकमान नाराज है अशोक गहलोत से, और इसीलिए उनके नाम को लेकर पुनर्विचार किया जा रहा है। बड़ी बैठक चल रही है 10 जनपद पर, जिसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद है, राजस्थान के प्रभारी अजय माकन मौजूद है और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है। इस बैठक के जरिए बातचीत भी की जा रही है और पुनर्विचार भी किया जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसे में और कौन ऐसे नाम है जिन पर विचार किया जाए। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 3 जो नाम है जिन पर चर्चा हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि राज्यसभा नेता विपक्ष हैं, दिग्विजय सिंह हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही साथ मुकुल वासनिक का नाम है, मुकुल वासनिक जो कि मध्य प्रदेश के पहले प्रभारी भी रहे। तो इन 3 नाम को लेकर चर्चा चल रही है और प्रयास लगाया जाए कि 3 नाम में से किसी एक को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के लिए तैयार किया जाए। हालांकि समय सिर्फ 4 दिन का रह गया है, 30 तारीख अंतिम दिन है नामांकन करने के लिए। तो ऐसे में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन 3 नामों में से इन तीनों से चर्चा की जाए, पहले उनके मन को टटोला जाए और उसके बाद ही तय किया जाए कि ये तीनों अब नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत का जो प्रकरण हुआ उससे कहने के आलाकमान काफी खफा है और जिस तरह से वहाँ बैठक के लिए बुलाया गया था और ऑब्जर्वर्स के साथ विधायक बैठक में नहीं पहुंचे तो उससे बहुत नाराजगी दिख रही है। तो उनके नाम पे पुनर्विचार किया सकता है। उनके नाम को लेकर पार्टी के अंदर संशय की स्थिति है और एक धड़ा एक चाहता है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़े, क्योंकि अगर अभी के हालात में ऐसी स्थिति है तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति बन सकती है। तो ये कह सकते हैं कि 3 जो नाम है जिनकी चर्चा है, जिनको लेकर बैठक में चर्चा भी होगी, उन तीनों जो लीडर्स उनसे चर्चा की। रवि, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। बहुत धन्यवाद रवि आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो खुश हो जाएंगे आदिवासी, ऐसा क्यों होगा वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान सरकार ने आदिवासियों को खुश करने की तैयारी कर ली है। पीएम मोदी जिस वक्त उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे उस वक्त आदिवासी समाज के पुजारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में सीएम शिवराज ने इस सिलसिले में निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार की तैयारी आदिवासी समाज में धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले तड़वी, पटेल, पुजारा को आमंत्रित करने की है। इसके अलावा अन्य प्रमुख पुजारी भी लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की प्रदेश सरकार ने न केवल एक महाकाल के भक्तों की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, लोगों के धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से, आस्था और श्रद्धा की दृष्टि से, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को लोकार्पण करने के लिए उस भव्य कार्यक्रम में अगर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग विधाओं से लोग बुलाए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, तो यह सर्वथा अभिनंदनीय है, स्वागत है। माननीय कमलनाथ जी ने ओंकारेश्वर और बाबा महाकाल के विस्तारीकरण की योजना न केवल तैयार की थी, बल्कि 300 करोड़ रुपए तो बाबा महाकाल के मंदिर के अलॉटमेंट भी किया था। उन्होंने तो कभी इसको राजनीतिक तौर पर नहीं भुनाया और भारतीय प्रधानमंत्री जी आए, शुभारंभ करें उस विस्तारीकरण योजना का, उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसे भी जातिगत आधार पर बांटकर इवेंट। तो इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। आखिर मकसद है क्या, वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। शरद, सियासी दल जो भी सोचते हैं या जो भी करते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता ही है, और कॉरिडोर के लोकार्पण के दौरान जो भी होने वाला है उसके पीछे मकसद साफ नजर आता है। शरद, बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उज्जैन में जो महाकाल कॉरिडोर बना है वो एक धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निगरानी कर रहे हैं। कोशिश सरकार की यही है कि जितने भी वर्ग हैं अलग अलग, उन सबको इसमें जोड़ा जाए। यही वजह है कि जो तैयारी की गई उसमें धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, क्योंकि धार्मिक स्थल है और उसका लोकार्पण हो रहा है, तो पुजारी स्वाभाविक तौर पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जो विशेष रूप से आमंत्रण है वो ख़ास तौर से जो आदिवासी समाज के पूजा अनुष्ठान करवाने वाले पुजारी हैं, उनको भी निमंत्रण देने की जो तैयारी है वो की गई है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक मैसेज देने की भी कोशिश है आदिवासी समाज के बीच में भी कि उनके भी जो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए पुजारी हैं या जो लोग हैं उनको भी महत्व उसमें दिया जा रहा है। तो एक पूरी कोशिश ये है कि जब आयोजन हो तो भव्य तरीके से हो और उसमें हर वर्ग के, हर समाज के जो लोग हैं उनकी सहभागिता हो। इस तरीके की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से की जा रही है। ठीक है, निश्चित तौर पर सभी वर्गों को यहाँ पर साथ लेने की कोशिश है बीजेपी के। बहुत शुक्रिया आपका शरद, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर है। स्काई वॉक मुद्दे पर विधायक सत्यनारायण शर्मा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि स्काई वॉक एक बड़ी भूल है। बिना सोचे समझे 50 करोड़ की राशि खर्च कर दी गई। हमारी कमेटी ने बेहतर उपयोग के सुझाव दिए। स्काई वॉक पर बनी कमेटी के अध्यक्ष हैं सत्यनारायण शर्मा। अखबारों में चर्चित है मुद्दा, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्काई वॉक एक बहुत बड़ी भूल थी। बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्रॉपर सर्वे किए बिना एक 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि खर्च कर दी गई, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। हमारी कमेटी ने सिफारिश की है कि 50 करोड़ रुपए को अगर तोड़ा जाएगा तो ये पब्लिक मनी का नुकसान होगा, इसलिए इसके बेहतर उपाय किए ढूंढे जाए। बेहतर उपयोग क्या हो सकता है उसमें कार्रवाई की जाए, ये हमने सिफारिश की। मैंने बताया तोड़ने में 50 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक मनी खर्च की जा चुकी है। तोड़ने में तकलीफ होती है, पब्लिक मनी का सफल इसका। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, अब आपके सवाल पूछने का समय खत्म हो गया। 4 साल हो गए आपको सत्ता में, अब तो आपका जवाब देने का समय है। जनता पूछ रही है कि 4 साल में आपने स्काई वॉक पे किया क्या? आपको स्काई वॉक को आगे बनाना था तो बनाना था, अगर आपकी सरकार कहती है अगर उसे तोड़ना था तो तोड़ना था, लेकिन कुछ तो निर्णय करना था। जब उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और आज के भाजपा प्रवक्ता माननीय राजेश मूणत जी आपको खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सरकार में दम है तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से पूरे मामले की जांच करा लें, लेकिन आप जांच कराएंगे नहीं, क्योंकि स्काई वॉक आपके कार्य का नहीं, आपकी राजनीति का मुद्दा है।
4 साल में निर्माण के नाम पे आपने एक ईंट तक नहीं रखी। पूरे प्रदेश भर में सड़कों के हाल बेहाल है। अब तो साहब जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप जवाब दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। अवधेश मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अवधेश, छत्तीसगढ़ में स्काई वॉक का मुद्दा हमेशा चर्चाओं में रहा है, सियासत इस पर होती आई है और निश्चित तौर पर शर्मा जी के इस बयान पर सियासत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्काई वॉक के मुद्दे पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए दरअसल छत्तीसगढ़ में फिर से स्काई वॉक की सियासत 9 सितंबर से शुरू हुई थी, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे विकास का मुहूर्त करार दिया था। तो इस पे कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सीधे तौर पे कहा था कि विकास के मुहूर्त नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की इमारत है। उसके बाद से लगातार इस पे सियासत होते रही। बीते दिन हमने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस स्काई वॉक में भ्रष्टाचार होने की शिकायत मुख्यमंत्री से की और पूरे मामले पे जांच की मांग की। इस पर तात्कालिक जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे राजेश मूणत, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में साहस है तो इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करा ले। लेकिन इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए आज फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि स्काई वॉक निर्णय कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने कहा कि हमारे कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, हमारे कमेटी ने बेहतर सुझाव दिया है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 50 करोड़ की लागत और तोड़ने में और जो करोड़ों खर्च होंगे तो जनता के पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन इस पे भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि अब सरकार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं बचा है। 4 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। अगर सरकार को इस पे निर्णय लेना था तो 4 साल के भीतर निर्णय ले लेना था, क्योंकि सरकार और कांग्रेस इसे केवल सियासी मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए स्काई वॉक का जिक्र वो बार बार करती है। लेकिन सुमित, सबसे बड़ी बात यह कि राजधानी रायपुर के बीचों बीच अधूरे निर्मित स्काई वॉक का आखिरकार होगा क्या, ये अभी भी भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है। स्काई वॉक भी अधर में लटका हुआ, अवधेश कहना गलत नहीं होगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से ही खबर है। मोहन मरकाम के निवास पर पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। मोहन मरकाम के गेट पर नारेबाजी उन्होंने की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने में पुलिस नाकाम रही। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया, दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। मोहन मरकाम के गेट पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मोहन मरकाम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको लेकर विवाद हो गया। मोहन मरकाम के गेट पर ही विवाद हुआ है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पदयात्रा के जरिए मोहन मरकाम के निवास पर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। राजनीति चल रही है। कांग्रेस ने भाजपा को चैलेंज दिया था कि वो पदयात्रा करके दिखाए, जिसके जवाब में भाजपा राजनांदगांव से पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। राजनांदगांव से भाजपा के 3 नेता पदयात्रा के जरिए राजधानी तक पहुंचे। राजधानी के टाटीबन में रायपुर शहर जिला के भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया और उनके साथ क्रमबद्ध होकर वो यहाँ तक पहुंचे थे। ये तस्वीर देख लीजिए कि मोहन मरकाम के घर के बाहर कांग्रेसी उन्हें के स्वागत पे फल और फूल लेके बैठी हुई थी। जैसे ही भाजपा यहाँ पे पहुंचे वो सभी भाजपाई को। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव